एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ साइंस। और आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है इन्वेस्टिगेट क्यों करना है मैम? आपने साइंस पढ़ाना शुरू किया पर इन्वेस्टिगेशन नाम क्यों इस्तेमाल किया? देखो, साइंस से हम शुरुआत ही इसलिए करते हैं ताकि हम जिज्ञासु हो सकें। जिज्ञासु हिंदी वर्ड, ये क्या होता है? अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी। कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है? हाँ, लग रहा होगा क्योंकि हमारी किताब का नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली आज से हमें क्या करना है? आज से हमें हमारे चैप्टर 1 पर फोकस करना है, जिसका नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या होता है ये? क्या इसमें हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं? ये सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। लेकिन साइंस की दुनिया में कदम रखने से पहले हम एक चीज देखेंगे, वो है तुम्हारा स्वागत। ठीक है, सो वेलकम यंग साइंटिस्ट। और यंग साइंटिस्ट मैंने टाइटल दिया है आपको, मैंने दिया है या फिर एनसीईआरटी ने दिया है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप अपने आप को यंग साइंटिस्ट मानोगे और आज से ये ठान के रहोगे कि भैया अब से हमें सोचना है, अब से हमें विचार करना है और अब से हमें खूब सारे थॉट्स जनरेट करने हैं अपने अंदर कि अच्छा, अगर मेरे आसपास दुनिया में ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है? फिलॉसफी की बात नहीं करी जा रही है, बात करी जा रही है साइंस की। ठीक है, अब कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंस क्या सिर्फ एग्जाम्स के लिए होता है? अभी तक तो हमको यही लगता था कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए होता है, बट नहीं यार, परीक्षा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रट्टाफिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि हाँ भाई, साइंस एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। साइंस होता है ताकि हम दुनिया को समझ सके, कोई भी चीज काम कैसे कर रही है वो समझ सके। अगर मेरी मम्मी पूड़ियाँ तल रही है तो पूड़ियाँ फूल क्यों रही है? अगर मेरी मम्मी अगरबत्ती जला रही है तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल रही है? बस यही सारी चीजें समझना है और यही सारे सवाल अपने अंदर हमको लेकर आना है। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली हमें क्या करना है? यहाँ पर क्यूरियस होना है, सवाल करने और जवाब ढूंढना है। तो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि ये जानना कि कोई चीज क्यों हो रही है। बस वही बात जो मैं अभी आपसे कह रही थी, बस ये किताबी भाषा में है। एग्जाम्पल के लिए कि व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर? एक साइड, जैसे आप लोग रोटियां गरम गरम खाते होगे ना, पूरियां गरम गरम खाते होगे ना, अब वो फूली हुई तो आती है, लेकिन कभी नोटिस किया होगा जब हम उनको तोड़ते हैं या फिर उनको बीच में से कट भी करते हैं तो एक तरफ बड़ा पतला होता है, वो खाने में अच्छा लगता है, जिसमें घी लगाती है मम्मी गरम गरम रोटियों में, और एक तरफ थोड़ा सा हार्ड रहता है, राइट? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन अर्थ और स्टार्स इन द स्काई? आसमान में तारे ज्यादा हैं या फिर जमीन में रेत के कण ज्यादा हैं? ये भी एक सवाल बन सकता है। These questions make us think, wonder and explore. यही वो सवाल रहते हैं जो हमको सोचने पे मजबूर करते हैं, हमको ये समझने में मजबूर करते हैं कि अच्छा यार, ये सारी चीजें हैं, ये हो क्यों रही है और ये क्या चीज है? अब देखो, यहाँ पर तुम लोगों को रूट दिखाई दे रहा होगा, ये रूट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। पर क्यों दिया हुआ है? ताकि आप समझ सको कि हमको जड़ से जुड़ना है, हमको एकदम ग्राउंड लेवल पे समझना है, हमको कॉन्सेप्ट लेवल पे समझना है कि कोई भी चीज दुनिया में हो रही है तो क्यों हो रही है। ओके, अब आप लोग कौन सी क्लास में आ गए हो? मुझे लगता है कि आ चुके हो 8th क्लास में। ठीक है, तो चलो, ग्रेड 6 में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेड 6 में मैम हमने पढ़ा था कि साइंस एक चमत्कार से होती है। ठीक है, अगर आपको पता होगा एक बिग बैंग थ्योरी आई थी, राइट? नहीं पता होगा तो गूगल जरूर करना। उसके अलावा हम सिंपल सवाल करते हैं कि यार ये चीज क्यों हुई, यार ये चीज कैसे हुई, ये सारे सवाल जब हम करते हैं। और ग्रेड 7 में क्या पढ़ा था हमने? कि हमने ये देखा था कि साइंस चमत्कार से तो हुई, वो हमने 6th क्लास में देख लिया, पर 7th क्लास में हम ये देखेंगे कि यार ये जो साइंस है वो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है वो आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आए हो। और जब हमको जवाब मिल जाता है, लेकिन क्या वो वहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, वो सवाल आगे और जनरेट होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है ग्रेड 8, यानी कि अब इस साल की बात करी जा रही है। इस साल आप लोग बनोगे यंग इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और उनको हम खोजेंगे सीआईडी बन के। ठीक है, हम कुछ अच्छे सवाल पूछेंगे, कुछ अच्छे फोकस्ड क्वेश्चंस करेंगे, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, किस प्रकार से देख पाते हैं, वो सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इन्वेस्टिगेशन को मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि
अगर आपने सीआईडी कभी देखा हो तो सीआईडी में क्या होता था कि कुछ भी एक केस आता था तो वो इन्वेस्टिगेट करने जाते थे कि अच्छा दया यहाँ पर ये हुआ है, अच्छा अभिजीत यहाँ पर ये हुआ है। तो बस उसी प्रकार से अगर आपको कोई भी चीज़ अपने आसपास दिख रही है तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? सवाल पूछ के, टेस्ट करके, ऑब्जर्व करके। ठीक है, हमको सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखने हैं, हमको नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना है बाय डूइंग स्मॉल साइंस एक्टिविटीज खुद से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए व्हाई डज डो राइज व्हेन वी मेक ब्रेड? जब हम ब्रेड बनाते हैं तो जो आटा गूंथा होता है वो अपने आप फूलता क्यों जाता है? कभी सोचा है ये? कभी नहीं सोचा है तो सोचेंगे, अब सोचेंगे। इज द अर्थ गेटिंग वार्मर? क्या अर्थ और गर्म हो रही है? लगता तो है, शायद हो रही है। ठीक है, तो ये सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के? पहला चैप्टर आपसे ये बोलता है कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सवाल पूछोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे। दिस इज हाउ रियल साइंटिस्ट वर्क। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर एक फूटर दिख रहा है, ये हेडर दिख रहा है। ये जो हेडर है यहाँ पर नाम लिखा है आपके चैप्टर का, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। और यहाँ पर देखो एक हार्ट बीट जैसा साइन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको रूट्स दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको काइट दिखाई दे रही है। तो ये आपकी बुक से निकाले हुए स्क्रीनशॉट है। बट ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में कि बुक आपसे ये चाहती है कि देखो प्यारे प्यारे इन्वेस्टिगेटर्स, देखो यंग साइंटिस्ट, तुमको अगर रूट समझ में आ गया, तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम आगे चल के क्या करोगे? आसमान में उड़ोगे पतंग की तरह, यानी कि करियर तो पीक में जाएगा ही जाएगा, नॉलेज भी पीक में जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक बहुत बड़ा फायदा होता है इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है, चलिए सो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस एक बैलेंस है। साइंस को दो पावर्स की ज़रूरत होती है। कैसे? सबसे पहले हमको ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, जैसे जड़ें मजबूत बनाती हैं सारी चीज़ों को। और फिर क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? लाइक द काइट्स। ठीक है, जैसे हम मजबूत बना लेंगे तो क्या होगा? हवा में सारी चीज़ें उड़ रही है, नॉलेज हमारा बहुत हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ वी बैलेंस बोथ वी कैन एक्सप्लोर एनीथिंग। नाउ अब कुछ हिडन पैटर्न्स हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। आपने देखा होगा ना, जो काइट के बगल में कुछ लाइंस बनी हुई थी, बस उसी के बारे में बताया है। तो वो हिडन साइंटिफिक पैटर्न्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका कोई रोल इतना ज़्यादा है नहीं। चलिए अब शुरू होता है कि हमारी साइंस की जर्नी कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो इस साल क्लास 8th में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारी वंडर्स को, एवरीडे पजल से लेके बिग मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड स्पेस तक। हमारी जर्नी में क्यूरियोसिटी होगी, यानी कि सवाल पूछेंगे, रूट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी, और काइट्स यानी कि फ्री इमेजिनेशन होगी। ठीक है, चलिए अब मेन आइडिया क्या है? बस हमारी फर्स्ट चैप्टर का मेन आइडिया यहाँ पर निकल कर आता है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स बाय थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्सप्लोरिंग। अब आपके लिए पहला फन क्वेश्चन ये है कि आपको जब भी टाइम मिले आपको कमेंट करना है, मैं कमेंट्स को चेक करूंगी। राइट वन क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस। बस एक सवाल जो तुमको बहुत क्यूरियस करता है साइंस से रिलेटेड, कि क्या ये चीज़ ऐसे क्यों होती है। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे कि मुझे लगता था कि तारे चमकते क्यों हैं, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, इसके पीछे का क्या साइंस है। तो उसी प्रकार से आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या सवाल है, वो आप क्या करोगे? कॉमेंट करोगे। ठीक है, चलिए अब इन शॉर्ट हमने क्या समझा? साइंस है पूछना, साइंस है ऑब्जर्व करना, साइंस है सोचना। सो बेसिकली क्यूरियोसिटी इज द हार्ट ऑफ साइंस, रूट्स इज इक्वल टू नॉलेज, काइट इज इक्वल टू इमेजिनेशन, एंड बैलेंस दोनों का क्या हो जाएगा? ग्रेट इन्वेस्टिगेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वेयर आर साइंस जर्नी टेक्स अस। अब आप लोग इसको अच्छे से देखिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखा आपने ये? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है
दिस ईयर वी विल गो ऑन अमेजिंग साइंस ट्रिप। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस साल हम एक अमेजिंग साइंस ट्रिप पे जाने वाले हैं। फ्रॉम थिंग्स टू टाइनी टू सी टू ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे जैसे कि यंग एक्सप्लोरर्स सीखते हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक बूंद दिख रही है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, मैं साइड हो गई हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक बूंद आपको दिख रही है। तो ये ड्रॉप ऑफ वाटर क्या है, एक हिडन वर्ल्ड है। पर किसका हिडन वर्ल्ड है, हमको तो पता है कि बूंद तो नॉर्मल होती है, लेकिन नहीं, बूंद के अंदर भी पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। सो व्हेन वी लुक एट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, हमको लगता है कि ये तो खाली है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में वो खाली नहीं होती है। हमको लगता है कि वो खाली है, बट क्या वो सच में खाली है, नहीं, वो खाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Inside that tiny drop live microbes। उस tiny drop के अंदर कुछ microbes रहते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल लिविंग थिंग्स रहते हैं जिनको हम नहीं देख सकते विदाउट अ माइक्रोस्कोप। अब सवाल ये है कि मैम आपने बोला माइक्रोब्स रहते हैं, बट ये माइक्रोब्स होते क्या है, क्या होते हैं ये? सो माइक्रोब्स बहुत छोटी छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं। बट क्या ये हमको दिखती हैं? मुझे तो नहीं लगता दिखती है, लेकिन हाँ, कुछ उसमें से अच्छे होते हैं, कुछ उसमें से बुरे भी होते हैं। जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उसी प्रकार से जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्पर होते हैं। अच्छे लोग हैं तो हेल्प कर देते हैं, जैसे कि अगर मुझे खाना पचाना हो उसमें मदद कर देंगे, मेडिसिन्स बनाने में हेल्प करते हैं, योगर्ट बनाने में हेल्प करते हैं, चीज़ में हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो गंदे माइक्रोब्स होते हैं, जो बिल्कुल ख़राब माइक्रोब्स होते हैं, वो इन्फेक्शंस करते हैं और हमको कभी कभी बीमार भी कर देते हैं। ठीक है, अब इन हार्मफुल माइक्रोब्स से अगर मुझे लड़ना है तो मुझे अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मेडिसिन्स भी लेनी पड़ेंगी और मुझे वैक्सीन्स भी लगवाना पड़ेगा ताकि मैं बीमारियों से दूर रह सकूं। और ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी को हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में और फिट रहने में। ठीक है, चलिए अब साइंस इज एवरीवेयर। क्या अब लगता है साइंस आसपास है? हाँ, साइंस हमारे आसपास है, हर जगह है। अभी तक तो इतना समझ में आ चुका है, ये हमारी लाइफ को इजी करता है, बेटर करता है। अब समझना कि डेली ये हमारी कैसे मदद करता है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि बिजली का उपयोग हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने घर को, दिवाली गई अभी, ठीक है ना, दिवाली में हमने क्या किया, लाइट्स लगाई थी, उसके अलावा मशीन्स को और फैंस को चलाने में, उसके अलावा चीज़ों को गर्म रखने में तो मैं क्या करती हूँ, मैं हीटर का इस्तेमाल करती हूँ। आपके पेरेंट्स भी हीटर का इस्तेमाल करते होंगे जब हमको बहुत ठंड लगती है, और अब तो ठंड भी आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आता है हीटिंग इफेक्ट। आपको ये दिख रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के दो इफेक्ट है, इसको हम डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए क्या समझना है कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, चीज़ों को बहुत हॉट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया। एंड फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबक, ठीक है, चिपक जाती है जो कि। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेट्स भी बनाता है। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, वो हम आगे क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मोटर्स इन फैंस एंड वॉशिंग मशीन्स क्या करती हैं, इसका ही इस्तेमाल करके तो चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फोर्सेस बिहाइंड इट ऑल। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हम समझते हैं ना कि उस पर बहुत जोर से फोर्स लगाओ तो व्यक्ति हिल जाएगा। ठीक है ना, सो बेसिकली द फोर्सेस बिहाइंड इट ऑल। अब हम क्या करेंगे, हम ना किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फोर्स लगाते हैं। मुझे किसी को चलवाना, धक्का दे दिया कि नहीं भाई चलो तुम, ठीक है ना। तो फोर्स का मतलब क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में, पुश करना या पुल करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को। बहुत सरल भाषा में, साइंस की भाषा में, पर बहुत सरल भाषा में फोर्स का मतलब होता है पुश करना या फिर पुल करना। ये आपके ऑब्जेक्ट को फास्टर चलाती है या फिर थोड़ा स्लो भी चला सकती है। ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया इस तरफ तो मैं ऐसे मुड़ गई, इधर से दिया तो मैं ऐसे मुड़ गई। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है।
यानी कि अगर मुझे किसी को रोकना होगा तो मुझे धक्का देके रोक भी सकता है, ये फोर्स का काम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक बॉल को आपने ऊपर फेंका लेकिन वो नीचे आ जाती है, पर वो नीचे क्यों आती है आपको दिख रहा होगा, किसी फोर्स की वजह से आती है। और मुझे पता है, आप सबको पता है कि वो कौन सा फोर्स होता है। तो यस मैम, वी ऑल नो दैट कि वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रेशर की बारी आती है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमको ये बताता है कि हाउ फोर्स इज स्प्रेड ऑन अ सरफेस। प्रेशर हमको ये बताता है कि जो फोर्स अभी हमने समझा था वो किसी सरफेस पे कितना स्प्रेड किया हुआ है या फिर कैसे स्प्रेड किया गया है। जैसे कि अगर आप अपनी उंगली आइस पे रखोगे तो क्या होता है, आइस छोटी सी आइस है तो स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया है, हमने बर्फ निकाली अपने फ्रिज से और अपनी उंगली को वहां पे प्रेस किया तो एरिया छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपने पाम को प्रेस किया, पाम मतलब ये हो गया, ठीक है, हाई करने वाला, सो अगर इसका एरिया बड़ा है तो यहाँ पे लेस प्रेशर पड़ेगा, यानी कि एरिया और प्रेशर क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से प्रेशर काम करता है और इसको हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। और एक और चीज़ कि ये जो आपका प्रेशर वाला जो रहता है ना, सोशल में भी बहुत काम आएगा जब हायर क्लासेस में सोशल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए एयर, विंड एंड प्रेशर। ठीक है, अब जो हवा होती है, हमारे आसपास हवा तो होती है, कोई नई बात तो है नहीं, हमको पता है मैम, ठीक है ना, तो वो भी फोर्स और प्रेशर को फील करती है। जब एयर प्रेशर चेंज होता है तो क्या होगा, आपकी हवा मूव करेगी, एयर प्रेशर चेंज होगा तो हवा मूव करेगी। अगर स्मॉल डिफरेंस होगा ना प्रेशर के बीच में तो हवा बिल्कुल हौले 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 चलेगी, लेकिन अगर बड़ा डिफरेंस होगा तो स्ट्रॉन्ग विंड या फिर साइक्लोन भी आ सकते हैं। इसीलिए हमारे आसपास वेदर बदलता है। हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि पहला चैप्टर क्या कहता है कि बेटा हम सरल पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे हौले हौले वैसे ही चीज़ें कठिन तो होती ही जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ 3 सवाल हैं, इसके जवाब मुझे ज़रूर देना या फिर अपने पास लिख के ज़रूर रखना कि वाई डू वी स्नीज व्हेन डस्ट एंटर्स आवर नोज। जब मेरे नाक में कभी धूल घुस जाती तो मैं क्यों इतना छींकती हूँ, क्यों बार बार आ छी करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा व्हाट मेक्स द फैन स्पिन सो फास्ट, क्या वो चीज़ है जो मेरे फैन को इतना स्पिन कराती है इतना तेज तेज। एंड हाउ डू एयरप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, ये जो एयरप्लेन्स इतने उड़ रहे हैं हवा में वो कैसे कैसे उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी शक्ति है उनके पास। ये सारे सवाल के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक बार खुद से कोशिश ज़रूर करना। तो हर क्यों और हर कैसे क्या कर सकता है, नए इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमको लेके जा सकता है। तो साइंस इज बेसिकली बहुत मस्ती वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए CID बनना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये हमको इनविजिबल देखने में मदद करता है, ये हमको हेल्दी रखता है, हमारे घर को पावर अप करता है यानी कि बिजली देता है, और ये हमारी दुनिया को हमको समझाता है कि देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि दुनिया अपने आप चल रही है, पीछे साइंस तो है, पीछे कुछ जादू तो है साइंस का। ठीक है, चलिए अब फोर्सेस वेदर को क्रिएट करते हैं, समझना यहाँ पे फोर्सेस बेसिकली अगर प्रकृति में बात करें, नेचर में बात करी जाए तो बहुत पावरफुल होते हैं। वो स्टॉर्म्स ला सकते हैं, वो विंड्स ला सकते हैं, और वो यहाँ तक कि साइक्लोन भी ला सकते हैं जिसके अंदर तो कोई नहीं बच पाता। ठीक है, ये वेदर इवेंट्स आपकी फार्मिंग को अफेक्ट कर देंगे, किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत दुख पहुँचता है, बहुत चोट पहुँचती है, हमारे घरों को नुकसान कर देते हैं, हमारी सेफ्टी को बहुत परेशान करते हैं कि हम सेफ नहीं रह पाते, बहुत दिक्कतें होती हैं। सो इन फोर्सेस को जब हम स्टडी करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि हमको क्यों सेफ रहना ज़रूरी है और किससे सेफ रहना ज़रूरी है और कैसे सेफ रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब अंदर घुसते हैं। टू नो वाई एयर मूव्स और हाउ वाटर बॉइल्स, अगर मुझे जानना है कि हवा कैसे मूव कर रही है, अगर मुझे जानना है कि पानी क्यों बॉईल हो रहा है, तो हमको बहुत बहुत क्लोजली जाना पड़ेगा, एकदम अंदर घुस के समझना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है। तुम्हारे केस में हर चीज़ पार्टिकल्स की बनी है, ये आपको समझना है। सारी चीज़ें, एयर हो, वाटर हो, स्टोन हो, ये टाइनी पार्टिकल्स के बने हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितनी भी छोटी चीज़ हो, उसका सबसे बड़ा बेस क्या है,
एटम से, ठीक है। एंड द वे दीज पार्टिकल्स मूव, ये हमको क्या बताते हैं कि बेसिकली ये जो चीजें हैं वो कैसे काम कर रही है। आप समझो, बहुत ध्यान से इस टेबल को देखना। सबसे पहले आता है सॉलिड। सॉलिड जो रहते हैं ना बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं। एक दूसरे में एकदम बहुत पक्की यारी रहती है इनकी, एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, जैसे कि आइस हो गया, वुड हो गया। अब लिक्विड होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो बहुत हौले हौले मूव करते हैं, यानी कि यहाँ रहा थोड़ा सा दूरियां आ जाती है लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं आती। कोशिश पूरी करते हैं कि याराना बना रहे, बट ठीक है, पास पास रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया। उसके बाद आती है गैस। ये फ्रीली हर जगह मूव करती है, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यानी कि इसका तो कुछ नहीं है, मैं तो बंजारा, मैं तो उड़ता फिरा, मैं तो चलता फिरा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइप का केस होता है किसके मॉलिक्यूल्स के? गैस के मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि एयर हो गया, स्टीम हो गया, ठीक है। चलिए, अब आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे साइड में, यही वो इमेज है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए, ये लिक्विड के हो गए और ये गैस के हो गए, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हमने पढ़े उसको छोड़ के अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज़ आप समझना, आपको समझ में आया कि साइंस भी कितनी बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स जैसा है, बिल्कुल हमारे बड़े भैया दीदी जैसा है। कहता है कि देखो भैया चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसने मॉलिक्यूल्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो साइंस लव्स टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को तीन मेन ग्रुप में। पहला होता है एलिमेंट्स, यानी कि अब समझना, बहुत ध्यान से समझना, एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, शुद्ध सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध चीजें होती हैं जो कि एक तरीके के पार्टिकल्स की बनी होती हैं। यानी कि आयरन में सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स रहेंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स रहेंगे, गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल्स रहेंगे। फिर आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पर दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। ये प्योर है पर यहाँ पर ये प्योर नहीं है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, सॉल्ट में सोडियम के साथ क्लोरीन भी है, ठीक है। इसके बाद है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स वो मिक्सचर होता है जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मम्मी ने मुझे दिवाली पे मिक्सचर नमकीन खिलाई थी, जहाँ पे मैंने बूंदी अलग कर दी, सेब अलग कर दी, पोहे अलग कर दिए, मूंगफली अलग कर दी। एक ऐसा मिक्सचर जिसको मैं बाद में अलग कर पाऊँ। एग्जाम्पल, अगर शुगर है मेरी चाय में, घुली हुई शुगर की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है, अगर अलग से डाली हो। सैलेड हो, सैलेड में तो अपन अलग कर ही सकते। मेरा मन नहीं है खीरा खाने का, मैंने खीरा अलग कर दिया। मेरा मन नहीं है मिर्ची खाने का, मैंने मिर्ची अलग कर दिया। मेरा मन नहीं है मूली खाने का, मैंने मूली अलग कर दिया। और एयर, ठीक है, एयर में भी बहुत सारे अलग अलग गैसेस होती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शुगर को चाय में डालते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। मिक्सचर की बात अलग है, सॉल्यूशन की बात अलग है। तो अगर मैंने चाय में शक्कर डाली और उसको घोल दिया तो वो क्या बन जाएगी? सॉल्यूशन बन जाएगी। देखो वो गायब हो गई है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, लेकिन कैसे? अपनी टंग से आपको लग रहा है कि हाँ मीठा मीठा कुछ तो है, यानी कि वो क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो शुगर पार्टिकल्स कहाँ गायब हो गए? शुगर पार्टिकल्स कहीं गायब नहीं हुए, वहीं पर है, लेकिन उन्होंने क्या किया? इवनली मिक्स हो गए, हर जगह बराबर बराबर तरीके से पहुंच गए। कभी ऐसा होता है कि मैंने भी एक सिप ली, चाय तो कड़वी है, फिर मैंने एक सिप ली, हाँ अब चाय मीठी है, फिर सिप ली, अभी चाय अजीब सी। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी हर जगह से घुल जाते हैं, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं और क्या होते हैं? हमको फील होते हैं और सॉल्यूशन बन जाते हैं। ये बताता है कि किस प्रकार से टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और मिक्स हो जाते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं लाइट के मैजिक पे। अब हमें लाइट को पता होना चाहिए लाइट क्या होती है। पार्टिकल्स पढ़ने के बाद एक्सप्लोर करेंगे हम लाइट को। ये साइंस का दूसरा चमत्कार है, ठीक है ना। लाइट क्या होती है? लाइट हमें मदद करती है कि अपनी आसपास की चीज़ों को मैं देख सकूं। अभी मैं जिस रूम में हूँ, जहाँ से मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जहाँ से मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, वो कैसे कनेक्ट हो रही हूँ? क्योंकि लाइट चालू है। अब मैं लाइट बंद करके चलो पढ़ाना शुरू कर दूँ कि हाँ भाई लोग देखो, आज हमें ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें देखना है, आओ पढ़ना है तो पढ़ो, दिख रहा है तो देखो, नहीं दिख रहा है। लाइट नहीं होगी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट ऑन होगी तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगी और आप मुझे देख पाओगे। ओके, इट कैन रिफ्लेक्ट
क्या लाइट रिफ्लेक्ट होती है? बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बैंड होती है? बिल्कुल बैंड होती है। क्या लाइट इमेजेस बना सकती है? तो हाँ, जब आप कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, लाइट इमेजेस बना सकती है, ठीक है। चलिए, बात होती है लाइट के रिफ्लेक्शन की। क्या आपको दिख रहा है? इसने यहाँ पे मिरर रखा, ठीक है, टॉर्च से लाइट दी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी सरफेस पे मैंने अगर लाइट मारी है, ठीक है, लाइट मारी है, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अपने और दूसरे डायरेक्शन पे चली जाती है। जो फ्लैट मिरर्स होते हैं, जो फ्लैट देते हैं, क्लियर इमेजेस दिखाते हैं, जैसे कि आपका फेस दिखा देंगे। जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं वो या तो बहुत बड़ी इमेजेस दिखाते हैं या छोटी इमेजेस दिखाते हैं, ठीक है। और जो रफ थिंग्स होती हैं, जो मून होते हैं, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको लगता है ना कि हम मून कैसे देख पा रहे हैं मैम, तो मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, दैट्स वाई हम मून को देख सकते हैं शाइनिंग एट नाइट, क्योंकि वो क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को दिखाता है कि देख भाई, मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ रात में, ठीक है। चलिए, अब है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट लेंसेस से पास होती है। रिफ्लेक्शन क्या था? किसी सरफेस से पास हो रही थी, यहाँ पर लेंसेस से पास हो रही है, जैसे कि ग्लासेस हो गए, मैग्नीफायर्स हो गए, तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है ना। और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। पर ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी, कि अगर मैंने किसी पानी में अपनी चम्मच को डाला, सडनली मुझे मेरी चम्मच टेढ़ी सी क्यों दिखने लगती है? कभी ट्राई करना, नहीं ट्राई किया है तो, ठीक है ना। और किस प्रकार से जो मैं चश्मे लगाते हैं वो हमको देखने में मदद कैसे करते हैं? चश्मों में ऐसा कौन सा जादू होता है कि मुझे एकदम से दिखने लगता है क्लियरली, अदरवाइज नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। द ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ द मून, मून के ब्यूटीफुल फेजेस की बात करी जा रही है। कभी अमावस्या हो रही होती है, कभी पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का भी साइंस है। हमको हर रात को मून कैसा दिखता है, अलग अलग दिखता है। कभी पूरा दिख रहा होता है, कभी आधा दिख रहा होता है, कभी बिल्कुल एक छोटा सा कर्व दिखाई दे, इतना सा दिखाई दे रहा होता है। पर सब क्यों होता है? क्योंकि मून, अर्थ और सन, ये सब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून गेट लाइट, ठीक है। जब जो जो अपन को लाइट दिख रहा है ना, जो जो अपन को दिखाई दे रहा है, वो पार्ट को लाइट मिल रहा है और हम उसी प्रकार से उसके फेजेस को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट कैलेंडर्स, आपने कभी देखा है आपकी मदर कभी, जैसे कैलेंडर आपके घर में होगा पंचांग करके, कभी उसको नोटिस करना, पंचांग करके कैलेंडर होता है जिसमें आप चैत्र देखते हो, बैशाख देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, ये आपके कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ना चंद्रमा को और सूर्य को बहुत केयरफुली देखते थे, बहुत केयरफुली निहारते थे, तो उनको पैटर्न्स दिखते थे। सनराइज का पैटर्न समझ में आता था उनको, सनसेट का पैटर्न समझ में आता था उनको, उसके अलावा मून जो अपना शेप चेंज कर रहा है वो उनको समझ में आता था। ये उनकी हेल्प करते थे फर्स्ट कैलेंडर्स को बनाने में, ठीक है। तो ये अमेजिंग है ना कि किस प्रकार से आज के टाइम को अगर हम छोड़ दें, बहुत पहले ज़माने में जो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, इतने बड़े बड़े महर्षि थे, वो सिर्फ स्पेस के ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को देखकर एक कैलेंडर को क्रिएट कर सकते थे। सोचो, साइंस के पीछे का लॉजिक सोचो, और साइंस कब से चलते आ रहा है इंडिया में, ठीक है। चलिए अब फिर से आपके लिए 3 सवाल है। पहला सवाल है कि यार वाई डू स्टार्स नॉट फॉल लाइक द बॉल। मैंने हवा में बॉल को फेंका पर बॉल तो नीचे गिर गई, पर तारे क्यों नहीं गिर के आए मैम? तो एक ये सवाल भी बना। हाउ डज अ मिरर शो आवर फेस बैकवर्ड। मिरर को कैसे पता है, मैं तो ऐसे खड़ी हूँ, बट उसको ये क्या कैसे पता है कि पीछे क्या हो रहा है? ये कौन सी पावर है उसके पास? तीसरा है व्हाई कांट वी सी एयर इवन दो इट्स ऑल अराउंड अस। हमें हवा क्यों नहीं दिखती है? बाकी सारा सामान तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे बाकी चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है? बाकी चीज़ें जो मेरे पास में वो मुझे क्यों नहीं दिख रही हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। साइंस इज एवरीवेयर, क्या अब हम समझ चुके हैं? हाँ, इन एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमको पता है। इन एवरी लाइट बीम, ये हमको पता है। इन द एयर वी ब्रीथ, ये हमको पता है। एंड इन द स्काई वी सी, ठीक है ना। तो आपने इतना देख लिया। चलिए
तो अब आपने क्या सीखा, हमें पूछना है, हमको ऑब्जर्व करना है, हमको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है और हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो लास्ट टॉपिक है अमेजिंग लाइफ कनेक्शंस। कैसे, आर अर्थ एंड लाइफ अराउंड इट। अर्थ में जो भी सारी चीजें हैं सब कुछ लिंक है, एक परिवार के रूप में है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आप और मैं हो, चाहे कोई भी हो। ये अर्थ पूरा हमारा घर है, बट वो थोड़ी लोग हैं नहीं मानते, अपना घर ही गंदा कर देते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, हमें हमारी अर्थ की सुरक्षा करनी है, अपना ही घर मानना है। तो हर छोटी चीज़ या फिर जो भी बड़ी चीज़ जो यहाँ पर जिंदा है, रह रही है, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी वेल हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो लंबे लंबे पेड़ हो, सब एयर, वाटर, सनलाइट और बाकी लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं इकोसिस्टम्स। ये वाली टर्म आप बहुत बार एनवायरनमेंट में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जब पूरी फैमिली अर्थ की मिल जाती है एक जगह तो उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स कहते हैं। द ब्यूटीफुल लिविंग नेटवर्क्स जो कि हमारे प्लैनेट को जिंदा रखती हैं, ठीक है। चलिए, हमारी अर्थ स्पेशल है, ओके, बट ये जिंदा रहने के लिए या फिर लाइफ अर्थ में ही क्यों है, बाकी कहीं लाइफ क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये परफेक्ट होम क्यों है रहने के लिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इसके कुछ जवाब है आपके लिए, क्योंकि इसका सन से परफेक्ट डिस्टेंस है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। ये वाटर को क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में रखती है, ठीक है ना। और हर जीव को पानी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर हवा की बात करूं यानी एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वो भी मुझे यहाँ मिलता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए, हमको हार्मफुल सनरेज से बचाता है, क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज से। कौन बचाता है, ओजोन लेयर, ठीक है। हमको इसको भी क्या करना है, बचाने की कोशिश करना है। बहुत सारा पानी, ज़मीन और लाइट है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे उगते हैं और ये हमारे टेम्परेचर को कंफर्टेबल भी रखता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम ह्यूमंस फेस कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से कर रहे हैं, हमारी खुद की वजह से कर रहे हैं, हमारी खुद की गलतियों की वजह से कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमंस आर चेंजिंग अर्थ इन मैनी वेज। हम अर्थ को एक्चुअली इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, वो चेंज हो रहा है। पर क्या चेंज हो रहा है, जब हम बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं या फिर हम बहुत सारा फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपको फील होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इससे आपका वेदर चेंज होता है, आपके क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज होते हैं। हर कभी बारिश हो रही है, हर कभी गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। इससे बाढ़ भी आने की चांसेस बढ़ रही हैं, हर जगह सूखा पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, और आंधी तूफान तो आता ही है। तो ये बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए क्या है, क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। चलिए, बट एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि हम साइंस का अगर अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो हमें पता है कि इन प्रॉब्लम्स को हम आज भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी कुछ ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि ऑब्जर्व करो कि अपने पास आसपास हो क्या रहा है, और अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, सवाल करो, जवाब ढूंढो और सोल्यूशन निकालो, ठीक है। हमको चेंजेस को बहुत आराम से मेजर करना है कि कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, कितनी दिक्कतें आगे हो सकती हैं। हमको एक्सपेरिमेंट करना है और सेफ सोल्यूशंस को फाइंड करना है। तो बेसिकली साइंस हमारी हेल्प करता है अर्थ के बैलेंस को बचाने में और लाइफ को सेव करने में, ठीक है। सो रियल लाइफ क्या है, रियल पावर क्या है हमारे साइंस की। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट आंसर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप रट लोगे, रट के सुपर हीरो बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइंस है क्यूरियोसिटी, सवाल करने की, केयर करने की, क्रिएटिविटी को लाने की, ताकि आप अपने अर्थ को बेटर बना सको। और इसीलिए साइंस सब्जेक्ट हमको इतने छोटे उम्र से पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतना ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर हम यंग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें स्मार्ट क्वेश्चंस करने, अगर स्मार्ट ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चंस करना तो सीखो। इसके अलावा नेचर को ऑब्जर्व करो और उसको बचाने के बहुत सारे तरीके ढूंढते रहो, ठीक है। अब अगले 3 सवाल फिर से आपके लिए, सोचने की कोशिश करना कि वाई कांट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द सन और मून। सन पे लाइफ क्यों नहीं है, या फिर मून पे लाइफ क्यों नहीं है। वॉट विल हैपन अगर सारे ट्रीज कट जाएंगे, और हम अपने अर्थ को बचाने के लिए एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। कमेंट करते जाना और मैं ज़रूर देखूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली साइंस हमको क्या सिखाता है, साइंस एक जादू है जो कि हमको हमारे प्लैनेट को समझने में मदद करता है, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व
करता है, जो एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है एंड प्रोटेक्ट करता है लाइफ को हर जगह। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है पफी पूरी की। ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। पफी पूरी जो हम घर पे जो पूरियाँ तलते हैं ना, उनकी बात करी जा रही है, ठीक है ना। अब पफी पूरी क्या है, अब साइंटिस्ट की तरह एक बार सोचने की कोशिश करना कि साइंस का मतलब क्या था। कि हाँ मैम, आपने बताया था सवाल पूछना है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है चीज़ों को लेके हम समझ गए, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हमको लैब की ज़रूरत नहीं है, हम किचन में भी जाके साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक है भाई, बन जाओ साइंटिस्ट, किसने रोका है। तो अब तुमको क्या होना है, अपनी बुक का नाम रोशन करना है, जो कि है क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। अब हम क्यूरियस हुए, हम जिज्ञासा लेकर आए और हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया केयरफुली और सोचा कि व्हाट हैपेंस, ऐसा होता तो क्या होता, सोचने की कोशिश करी। तो पूरी की मिस्ट्री की बात करते हैं। आपकी मम्मा ने गरम गरम पूरियाँ लेकर आई, बोला आओ राजा बेटा पूरियाँ खाओ, ठीक है ना। अब आपने पफी पूरी देखा होगा, जब पूरियाँ फूल कर आती हैं आपके पास, है ना। तो जब उनको हॉट ऑयल से निकाला जाता है, ठीक है ना, या फिर हम फुलके की बात करें, यानी कि रोटी की बात करें, जब वो फूलता है फ्लेम पे तो वो एक बलून जैसा दिखता है ना, गोल गोल दिखाई देता है। लेकिन कभी नोटिस करना, अगर नोटिस नहीं किया है तो आज नोटिस करना इस क्लास के बाद, कि एक साइड से वो थोड़ा पतला होता है, दूसरे साइड का थोड़ा थिकर होता है। तो साइंस का बड़ा सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर होता है दूसरे से, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे किचन में ही भेदभाव किया जा रहा है, हमारे किचन में ही भेदभाव किया जा रहा है कि पूरी की एक साइड पतली हो गई और एक साइड मोटी हो गई। पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम किचन से भी साइंटिस्ट बनकर निकल सकते हैं। आपकी बुक आपको यही सिखा रही है, किचन में भी जाके साइंटिस्ट बनने की कोशिश करो, पर मम्मी को परेशान नहीं करना है, पापा को परेशान नहीं करना है, वरना, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप, सबसे पहले आप साइंटिफिक क्वेश्चन पूछोगे। हम क्या पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ों को चेंज किया, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे पहले तो बात तो हमारी पूरियाँ फूली। पहला सवाल हमारा ये था, ठीक है। स्टेप 2 है कि आप एक्सपेरिमेंट्स को प्लान कर सकते हो, यानी कि आपको आंसर खोजना है तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन ट्राई चेंजिंग सम थिंग्स एंड सी व्हाट हैपेंस। हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि क्या तेल ज़्यादा गर्म था इसलिए फूली, या फिर तेल कम गरम करें तो क्या होगा, या फिर तेल गरम ही ना करें तो क्या होगा, तेल को एकदम खौला दे तो क्या होगा। यानी कि हम एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करके देख सकते हैं। ओके, नाउ थिंग्स वी कैन चेंज, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है। अब देखो, पहले मैंने ऑब्जर्व किया, पहले मैंने सवाल पूछा, उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करी। एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि कुछ चीज़ें मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो मेरे हाथ में है, जो मैं चेंज कर सकती हूँ, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि अपने हिसाब से मैं जिसको चेंज कर पाऊँ वो क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए, थिंग्स वी कैन एडजस्ट। यानी कि अगर मुझे पूड़ियों में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं डो की थिकनेस को चेंज कर सकती हूँ, पानी डाल दिया, पानी बहुत कम डाल दिया, ऐसे चेंज कर सकते हैं। डो के सर्कल को चेंज कर सकते हैं, मम्मी ने प्यारी प्यारी गोल गोल इतनी सी रोटियां बनाई, हमने रोटा बना दिया, ठीक है, तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। आटे का टाइप क्या है वो चेंज कर सकते हो, किसी का मन है मैदे का इस्तेमाल करने का तो भटूरा बन के निकल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल भी आप चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर गर्म है या फिर नॉर्मल है, ठीक है ना। और हम ऑयल कैसे डालते हैं, या फिर पहले ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हुआ नहीं हुआ, सिम पे कर दिया, गैस की आंच को स्लो कर दिया, ये सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट आपके हाथ में है। तो आप समझोगे, आपको जवाब मिलेंगे कि पूरी एक्चुअली किस केस में फूल रही है, ठीक है। अब आती है थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी कि मेजर कर पाते हैं। दीज आर द रिजल्ट्स और थिंग्स वी नोटिस, ठीक है। तो क्या पूरियाँ फूली थी, येस और नो। हमने सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे कि क्या मेरे इस एक्सपेरिमेंट पे पूरी फूली, नहीं फूली, इस पे फूली, हाँ इस पे फूली थी, ठीक है ना। और कितना टाइम लगा उसको फूलने में, सेकंड्स में देखने की कोशिश करना। क्या मेरा जो एक साइड था पूरियों का वो पतला हुआ कि नहीं हुआ, हमने वो भी चेक किया। और क्या ऑयल स्प्लैश तो नहीं हुआ, धुआं तो नहीं निकला, या फिर कोई गलत स्मेल तो नहीं आई, तो ये भी हमको चेक करना है। इसके बाद चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम। हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमको सारे रिजल्ट मिल गए, अब हमको क्या करना है, एक बारी में एक ही चीज़ को चेंज करना
है तो हर चीज़ को सेम रखना एक्सेप्ट वन थिंग। एग्जाम्पल, अगर हम ऑयल का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, पूरी का साइज और थिकनेस को सेम रखना है और कोशिश करना है कि इस बार सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो ऑयल का टेम्परेचर है एक बार मैं थोड़ा नॉर्मल रख के देखूंगा, एक बार मैं बहुत गर्म कर दूंगा, एक बार मैं ठीक है जितना ज़रूरत होता है उतना ही रखूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ये जो मेरे चेंजेस है वो कैसे काम कर रहे हैं और किस टाइम पे मेरा पूरी फूल रहा है। ठीक है, और आपको नोट्स रखने हैं, हर चीज़ को लिखते जाओ, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल स्प्लैटर हुआ था जब बहुत ज़्यादा हॉट था, और या फिर ये लिख सकते हो कि जो बहुत मोटी मोटी जो मैंने आटा जो गूंदा था या फिर उसको जो बेला था वो पूरियां नहीं फूली, थोड़ा हमको पतला बेलना चाहिए था। और इसके बाद हमारा जो 5वां स्टेप है इन्वेस्टिगेशन का वो है कि और सवाल पूछो। एक एक्सपेरिमेंट के बाद नए क्वेश्चंस आएंगे कि डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और विद स्टोर्ड डो। आप खुद से सवाल करो कि अगर मैं आटा रख दूं तो ज़्यादा पूरियां फूलेंगी, या फिर मैं जो पूरीज का जो पफ है उसको एकदम फ्रेश जो गूंद के लगा दूं तो ज़्यादा फूलेंगी। ठीक है ना। व्हाट हैपन्स अगर मैं फ्राई करने के पहले उसमें एक छेद कर दूं तो क्या पूरियां फूलेंगी, नहीं फूलेंगी। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इसलिए बताया है, ये पूरी बनाने की ट्रिक नहीं बताई है, ये सिर्फ इतना बताया कि आपको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, और साइंटिस्ट भी इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी प्रकार से साइंटिस्ट काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, और इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चलती है। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है मैम स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, साइंटिस्ट जितने दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वो सेम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज क्यों ना हो। सो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने 5 स्टेप सीखे कि पहले एक्सपेरिमेंट्स करो बहुत सारे, फिर रिजल्ट को नोटिस करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ को चेंज करो, बाकी सब सेम रखो, फिर उसको क्या करो, समझो, उसको नोट डाउन करो, और उसके बाद और सवाल निकालो और जवाब ढूंढो। बस यही तो होता है रिसर्च करना, यही तो होता है साइंटिस्ट बनना। सो बेसिकली क्यूरियोसिटी क्या है, पहला स्टेप है टू साइंस, इवन अ पूरी कैन टीच अस हाउ टू इन्वेस्टिगेट। तो हाँ, हम किचन से भी सुपर हीरो बन सकते हैं। इस टेबल को अच्छे से देख लो, यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है कि हाँ ठीक है, मैं कैसे साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। सबसे पहले सवाल करना है। क्या सवाल किया था कि यार एक ही साइड पतली क्यों है मेरी पूरियों की। फिर हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे, डिफरेंट थिकनेस के साथ ट्राई करेंगे, वन थिंग एट अ टाइम चेंज करना है, यानी कि मैं तेल को ही चेंज करती हूँ, बाकी सब सेम रखूंगी। तो ओनली चेंज ऑयल हीट, ऑब्जर्व करना है केयरफुली, टाइम, पफ और स्मेल को, नोट्स को अपने पास रखना है, राइट व्हाट हैपेंड, क्या क्या आपने फील किया उसको अपने पास लिखते चलना, वरना सब भूल जाओगे, और सवाल पूछोगे। यानी कि यहाँ पर ताज़ा आटे का इस्तेमाल करना है या फिर रखे हुए आटे से भी बन जाएंगी, ये एग्जाम्पल्स। और यहाँ पर एक्चुअली में साइंटिस्ट इस प्रकार से एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। So here what we have done, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन हमने क्या किया, आज हमने क्या करा, हमने चैप्टर 1 को समझा। और चैप्टर 1 क्या था, चैप्टर 1 सुपर डुपर इजी था कि हाँ भैया उसने हमको बता दिया कि 8th क्लास वालों ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। अगर इतना भी कर लिया ना, इतना भी समझ लिया ना, फिर 9th 10th 11th 12th सब बहुत ईजी हो जाएगा, सब बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर 2 के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, अंजलि मैम के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और इन्वेस्टिगेट भी करते रहिए। बाय बाय।